मैं नॉवेल किंगडम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी न्यू स्टोरी मार्शियल गॉड असुरा स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 6000 टू 7000 एपिसोड्स हैं एंड जो कि हम यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं। एंड आपको इसका डेली का डेली एपिसोड एडिट करके अपलोड कर दिया जाएगा इवनिंग टू नाइट में। एंड हम इसमें ये वॉइस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ह्यूमन टच दे सके। वैसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी कहानी में डाउट हो या फिर कुछ भी चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पे नॉवेल किंगडम पे छोटी माया, तुम। सुमित्रा देवी माया से डरी हुई लग रही थी और उसे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं तुमसे कह रही हूँ, खड़े हो जाओ, माया ने आक्रामक स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उस आवाज से वह खूबसूरत हसीना डर गई और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह झट से एक तरफ खड़ी हो गई और बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। हम्फ, माया ने ठंडी सी आवाज में फुफकारा और रुद्र को गुस्से से घूरते हुए उस जगह बैठ गई जहां पहले वह भारी भरकम महिला बैठी थी। उसने सिद्धू युवराज के बगल वाली जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां बैठो। हम। सुमित्रा देवी ने जरा भी देर नहीं की और सिर झुकाकर तेजी से सिद्धू युवराज के बगल में चलने लगी। बिना सिर उठाए ही वह उदास होकर बैठ गई। उस दृश्य को देखकर सबकी आंखें और मुंह खुले रह गए। जो कुछ हुआ उससे सब हैरान रह गए। जिसकी भी आंखें थीं, वह समझ गया कि माया ईर्ष्या कर रही थी। किससे ईर्ष्या? रुद्र से। अनगिनत लोग माया को पाना चाहते थे, लेकिन दरबार की सर्वोपरि सुंदरी को कोई हासिल नहीं कर सका। फिर भी वह रुद्र से ईर्ष्या करती थी। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात थी। लेकिन अगर ध्यान से सोचे तो ये सब इतना अचानक नहीं हुआ था। आखिर हाल ही में वे दोनों काफी करीब से साथ साथ चल रहे थे और यहाँ तक कि माया के चुपके से रुद्र से प्यार करने की अफवाहें भी थीं। लेकिन फिर भी ये बात सभी के लिए स्वीकार करना असंभव था। दूसरी ओर बैन और अन्य लोग काफी राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी माया द्वारा की गई हिंसक कार्रवाइयों को देखा था। हालांकि बैन और अन्य लोगों की तुलना में सिद्धू युवराज का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था। हालांकि वह इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। वह ईर्ष्यालु भी था। तुम तो काफी गुस्सैल हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? रुद्र हंसते हुए बोला, मैं जो चाहूं वो करती हूं और तुम इसमें क्या कर सकते हो? माया ने रुद्र को घूरते हुए कहा, फिर अपना सिर घुमाकर रुद्र को अनदेखा कर दिया। उस छोटे से हंगामे के बाद तथाकथित बैठक भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। सबसे पहले मुख्य शिष्य परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों के नामों की घोषणा की गई। इनमें रुद्र, माया और सिद्धू युवराज सहित 12 लोग शामिल थे। बाकी 9 लोगों की साधना का स्तर 8वां था और उस साधना के साथ मुख्य शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन नहीं था। इसलिए ये लगभग तय हो गया था कि माया के गठबंधन के 12 सदस्य अलग होने वाले थे। हालांकि उस स्थिति का सामना करते हुए सिद्धू युवराज ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। दरअसल उसका भाई इस वर्ष की मुख्य शिष्य परीक्षा में भाग नहीं लेने वाला था, इसलिए सिद्धांत आंतरिक दरबार में ही रहने वाला था। वह माया के गठबंधन प्रमुख के रूप में सफल होने वाला था। एक और बात थी, सिद्धू युवराज ने सुझाव दिया कि मुख्य शिष्य बनने के बाद माया के गठबंधन को संरक्षित रखा जाएगा और वह नहीं चाहता था कि हर कोई अपने अपने रास्ते पर चला जाए। सिद्धू युवराज ने माया के गठबंधन के पूर्व सदस्यों, जो वर्तमान में मुख्य शिष्य हैं, को अपने विचार भेजे कि वे माया के गठबंधन का नेतृत्व करें और मुख्य शिष्यों के बीच एक नई भूमि का निर्माण करें। लेकिन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तो उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी थी। वे अपने समूह के साथ मूल शिष्यों की भूमि में माया के गठबंधन को पुनः स्थापित करना चाहते थे। माया के गठबंधन के पुनः स्थापना के साथ ही एक नए गठबंधन प्रमुख का चयन करना आवश्यक हो गया था और इसी पर वर्तमान में चर्चा चल रही थी। सिद्धू युवराज, क्या इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता भी है? चूंकि पूर्व वरिष्ठ नेता हमारा नेतृत्व करने के इच्छुक नहीं है, इसलिए गठबंधन के मुखिया का पद स्वाभाविक रूप से आपके पास ही होगा। बिल्कुल सही। आज माया के गठबंधन में आपके अलावा और कौन उस पद को संभालने की क्षमता रखता है? सभी सदस्यों ने सिद्धू युवराज को अलायंस प्रमुख बने रहने की सिफारिश की। अरे, यहाँ तो हर कोई अपने भीतर छिपा हुआ शैतान है और मुझे यकीन है कि कोई भी दूसरों की दया पर जीना नहीं चाहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम सब थोड़ा निष्पक्ष रहें। हर कोई, मुझे बार बार चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपने असली विचार खुलकर बता सकते हैं। सिद्धू युवराज ने टालमटोल का नाटक किया, लेकिन हर कोई समझ सकता था कि वह अब भी बहुत खुश था। खुश था कि सभी ने उसे गठबंधन का मुखिया बने रहने के लिए चुना था। सिद्धू युवराज को देखकर रुद्र ने उसे एक शब्द में आंक लिया, पाखंडी। इसलिए उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिलहाल अपना सारा ध्यान माया पर केंद्रित कर दिया। काफी समय से उसने रुद्र से बात नहीं की थी। उसके हाथ उसकी ठुड्डी पर टिके थे और सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था।
कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ देख रही थी, लेकिन यह निश्चित था कि वह सिद्धू, युवराज और अन्य लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। ओह, क्या तुम नाराज हो? रुद्र पास जाकर हंसते हुए पूछा। कौन नाराज है? किस पर नाराज है? मुझे किस पर नाराज होने की जरूरत है? माया ने नाराजगी से रुद्र को एक नज़र देखा। अगर तुम गुस्से में नहीं हो तो क्या कर रही हो? रुद्र ने संदेह से कहा। मैं सिद्धू, युवराज की बातों को गंभीरता से सुन रही हूँ, माया ने बुदबुदाते हुए कहा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि सिद्धू, युवराज ने अभी क्या कहा? रुद्र थोड़ा हंसा। उसने कहा। माया थोड़ी असमंजस में थी। वह सुन नहीं रही थी, तो उसे कैसे पता चलता कि सिद्धू, युवराज क्या कह रहा था? जब उसने अपना सिर घुमाकर रुद्र के बिगड़ैल मुस्कान से भरे चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि रुद्र ने उसे धोखा दिया है। उसने गुस्से से अपने होंठ काट लिए और उसका मन किया कि जाकर रुद्र को काट ले। ठीक है, गुस्सा मत हो। क्यों न मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? रुद्र ने मजाकिया अंदाज में कहा। कौन सी कहानी? अगर आप चाहें तो सुना सकती हैं। माया ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन फिर भी ध्यानपूर्वक सुनने का भाव बनाए रखा। 3 छोटे सफ़ेद खरगोशों ने एक मशरूम चुना। दोनों बड़े जानवरों ने छोटे जानवर से कहा कि वह खाने के लिए कुछ जंगली सब्जियां ले आए। छोटे बच्चे ने कहा, मैं नहीं जा रहा। अगर मैं गया तो तुम दोनों मेरा मशरूम खा जाओगे। उन दोनों ने कहा, हम नहीं जाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो और जाओ। तो छोटा खरगोश चला गया टिल्ड टिल्ड टिल्ड। लेकिन काफ़ी देर बाद भी छोटा सफ़ेद खरगोश वापस नहीं लौटा। कुछ बातचीत के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वे मशरूम खाने जा रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय छोटा सफ़ेद खरगोश अचानक पास की झाड़ियों से बाहर कूद गया और गुस्से से बोला, देखो, मुझे पता था कि तुम दोनों मेरा मशरूम खाने वाले हो। हा हा हा। तो वह छोटा सफ़ेद खरगोश उस जगह से कभी निकला ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? हा हा, उसने ऐसा नहीं किया। ये तो बहुत प्यारा और मज़ेदार है। रुद्र की कहानी सुनकर माया हंस पड़ी और उसकी प्यारी हंसी सुनने में बहुत अच्छी लगी। लेकिन जिस समय वह हंसी निकली वह सही समय नहीं था और उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लो, मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। माया को आखिरकार मुस्कुराते देख रुद्र भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर खींचकर अपनी भुजाएं दिखाईं और अपना कौशल फिर से दिखाने के लिए तैयार हो गया। उन दोनों की हरकतें सिद्धू, युवराज को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। ये देखकर कि जिसे वह पसंद करता था वह किसी और के सामने हंस रही थी और उसकी बातों की परवाह नहीं कर रही थी, वह बुरी तरह घबरा गया। धड़ाम ठीक उसी समय सिद्धांत ने अचानक मेज पर जोर से हाथ पटका, आगे बढ़ी, रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा भाई अभी बोल रहा है, इसलिए चुप हो जाओ। ये शब्द सुनकर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह धीरे से उठा और शांत भाव से सिद्धांत के सामने चला गया। अचानक रुद्र ने अपना हाथ हिलाया और एक जोरदार थप्पड़ सिद्धांत के चेहरे पर पड़ा। उस प्रबल बल के कारण सिद्धांत सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ मुंह के साथ साथ उसके 3 सामने के दांत भी बाहर आ गए। उस दृश्य ने वहां मौजूद भीड़ को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। रुद्र ने सीधे एक व्यक्ति पर प्रहार किया और जिस व्यक्ति पर उसने प्रहार किया वह माया के गठबंधन का भावी गठबंधन प्रमुख और सिद्धू, युवराज का छोटा भाई था। उसका साहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। भीड़ की हैरान निगाहों का सामना करते हुए रुद्र ने जरा भी परवाह नहीं की। उसने जमीन पर पड़े सिद्धांत की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, जब मैं बोल रहा हूं तो चुप रहो, मैं तुम्हें मार दूंगा। सिद्धांत ने जमीन पर पड़े खून के धब्बे और 3 सामने के दांतों को देखा और वह क्रोधित हो उठा। पल भर में उसने पागलपन की चरम सीमा को धारण कर लिया और आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की अपनी शक्ति का विस्फोट कर दिया। उसकी आभा बवंडर की तरह फैल गई और वह रुद्र की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही सिद्धांत रुद्र के सामने आकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, रुद्र ने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गया। उस समय रुद्र द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। उस प्रचंड शक्ति ने सिद्धांत के बगल में रखी कुर्सी को चकनाचूर कर दिया और कुछ मीटर हवा में उड़ने के बाद वह दीवार से जोर से टकराया। यह आदमी बेहद ताकतवर है। उस क्षण रुद्र को पहली बार देखने वाले माया के गठबंधन के कई सदस्य दंग रह गए। स्पष्ट रूप से वह केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, फिर भी उसने आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर मौजूद सिद्धांत को पूरी तरह से पराजित कर दिया। उसकी शक्ति ने भीड़ को भयभीत कर दिया। कुछ लोग जो अभी अभी रुद्र पर हमला करना चाहते थे, उन्होंने अपना यह विचार त्याग दिया। खासकर जब उन्होंने हाल ही में रुद्र के बारे में कुछ अफवाहें सुनी, तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वह एक बेहद परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति हो सकता है। रुद्र, तुमने हद पार कर दी। माया के गठबंधन के सदस्य एक परिवार की तरह हैं। सिद्धांत के साथ ऐसा बर्ताव करने का क्या मतलब है? सिद्धू, युवराज ने गुस्से से कहा। अपने छोटे भाई को सबके सामने अपमानित होते देख उसके दिल में आग भड़क उठी। अगर उसकी हैसियत का मामला न होता तो वह रुद्र पर पहले ही हमला कर चुका होता। परिवार? क्या वह मुझे परिवार का हिस्सा मानता था? क्या आप मुझे परिवार का हिस्सा मानते हैं? मैं तुम्हें ये बता दूं,
मेरे सामने ये चालें चलने की कोशिश मत करो। सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो कि हम एक परिवार हैं, यह मत सोचो। मैं, रुद्र, जिसे चाहेगा उसे मारूंगा, चाहे वो कोई भी हो। रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा। तुम किसे मारना चाहते हो, मारोगे। मैं देखूंगा कि आज तुम इतने घमंडी होकर कितनी कुशलता दिखाते हो। उसकी बातों को सुनते ही सिद्धू युवराज हमला करने को बेताब हो गया और रुद्र भी कोशिश करना चाहता था। रुकना। ठीक उसी समय माया ने गुस्से से चिल्लाते हुए उनके सामने आकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? आपस में लड़ रहे हो? कल परीक्षा है और तुम यहाँ लड़ रहे हो। क्या तुम कल चोटिल होकर परीक्षा देने जाना चाहते हो? सिद्धू युवराज, तुमने पहले ही सब कुछ देख लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर हमला करना चाहती हूँ, बस बात यह है कि वह, सिद्धू युवराज समझाना चाहता था। मैंने सब कुछ देखा, अभी सिद्धांत की गलती थी। सबसे अप्रत्याशित बात यह थी कि माया बिना किसी झिझक के रुद्र की ओर झुक गई। उसका झुकाव इतना सीधा था। माया की बातें सुनकर सिद्धू युवराज को ऐसा लगा जैसे उसका दिल चकनाचूर हो गया हो। आखिरकार वह खुद को संभाल नहीं पाया। उसने माया से कुछ नहीं कहा और रुद्र की ओर इशारा करते हुए बोला, रुद्र, एक पुरुष होने के नाते किसी महिला के पीछे मत खड़े रहो। क्या तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है? आज मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? रुद्र ने माया की कलाई पकड़ी और उसे अपने पीछे खींच लिया। तुम दोनों रुक जाओ। ये देखकर माया को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वह रुद्र के हाथों को नहीं हटा सकी। तभी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे माया का शरीर शांत हो गया। रुद्र, तुम? अपने पूरे शरीर पर पड़ रहे दबाव को महसूस करते हुए माया अचंभित रह गई। दरअसल ये दबाव आध्यात्मिक स्तर का नहीं था, यह उत्पत्ति स्तर के विशेषज्ञों के दबाव के बराबर था। सिद्धू युवराज, चिंता मत करो। माया के गठबंधन प्रमुख के रूप में मैं समग्र स्थिति पर अत्यंत गंभीरता से नजर रखता हूँ। आज रुद्र के साथ लड़ाई में मैं किसी भी मार्शल कौशल का प्रयोग नहीं करूंगा। सिद्धू युवराज ने गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा की। ओह, तुम मुझ पर नरमी बरत रहे हो। रुद्र ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आखिर तुम वही व्यक्ति हो जिसकी सिफारिश रुचिका और ओझा सरोज ने की थी। अगर मैं नरमी बरतता भी हूं तो ये रुचिका और ओझा सरोज को सम्मान देने जैसा ही होगा। सिद्धू युवराज ने कहा, आपका लहजा काफी तीखा है। मैं वाकई देखना चाहूंगा कि कौन किसके प्रति नरमी बरत रहा है। वूश! रुद्र ने और कोई फालतू बात नहीं की और सीधे हमला करने लगा। बेहद तेज गति से वह पलक झपकते ही सिद्धू युवराज के सामने पहुंच गया। उसने तेजी से अपना शरीर घुमाया और चाबुक की तरह जोरदार वार किया। हम्फ! रुद्र के बढ़ते हमले का सामना करते हुए सिद्धू युवराज ने केवल ठंडी सी आवाज निकाली और रुद्र के हमले की ओर देखा तक नहीं। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और रुद्र के हमले को आसानी से रोकने की योजना बनाई। हालांकि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। टकराना! जब प्रहार हुआ तो ऐसा लगा मानो सिद्धू युवराज के दाहिने हाथ पर 3 लाख कैटी के बराबर बल लगा हो। जिस समय उसके हाथ में दर्द हुआ उसी समय एक विशाल बल उसे ऊपर उठा रहा था। ये देखकर उसने हड़बड़ी में रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रचंड बल के कारण उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। लेकिन आखिरकार सिद्धू युवराज आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ था और आंतरिक दरबार में सबसे शक्तिशाली शिष्य के रूप में जाना जाता था। स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ खास तरीके थे। उसने हवा में चक्कर लगाया और एक शानदार पलटी मारकर अपने शरीर पर पड़ने वाले बल को बेअसर कर दिया और स्थिरता से जमीन पर उतर गया। इसे ले लो। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, रुद्र उसके सामने आ चुका था। उसी समय एक विशाल मुक्का उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। धड़ाम! सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सिद्धू युवराज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके चेहरे पर तेज दर्द हुआ और उसका पूरा शरीर एक बार फिर हवा में उड़ गया। उस समय वह जमीन पर जोर से गिरा और 2 बार लुढ़कने के बाद उसने खुद को संभाला। महोदय, रुद्र वास्तव में। रुद्र की गति बहुत तेज थी। उसके हमले बिजली और पत्थर की तरह तेज थे और कई लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि सिद्धू युवराज तरबूज की तरह लुढ़क गया था। जब वह उठा तो उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे काफी चोट लगी है। ऐसा क्यों हुआ? उसकी गति और शक्ति मुझसे अधिक कैसे है? वह स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक जगत के केवल 7वें स्तर पर है। क्या वह सचमुच एक राक्षस है? सिद्धू युवराज बेहद हैरान था और उसने रुद्र को बहुत कम आंका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र के पास इतनी ताकत होगी। इतनी ताकत कि अगर वे सिर्फ शारीरिक बल से लड़ें तो सिद्धू युवराज के पास रुद्र के साथ 2 राउंड भी टिकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। माया के गठबंधन के एलायंस मास्टर, आप तो बस नामात्र के हैं। रुद्र ने ताली बजाई और मन ही मन हंस पड़ा। अगर उनकी लड़ाई शारीरिक शक्ति पर आधारित होती तो सिद्धू युवराज तो बस मरना ही चाहता। रुद्र, साधना के लिए क्रूरता आवश्यक है।
तुमने मुझे इसलिए हराया क्योंकि मैंने किसी भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं अपनी युद्ध कला का इस्तेमाल करूं, तो तुम्हारी वर्तमान साधना के स्तर पर तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई मौका नहीं होगा। सिद्धू युवराज ने कड़वाहट से कहा। उसकी पिटाई हुई और अपने ही परिवार के सदस्यों और अपने प्रिय के सामने इतनी बुरी तरह पिटने से उसके लिए ये सब स्वीकार करना नामुमकिन हो गया था। इसलिए उसे अपनी इज्जत वापस पानी थी। साथ ही वह जानता था कि रुद्र केवल थोड़े समय के लिए ही भीतरी प्रांगण में आया था। इसलिए उसने सोचा कि रुद्र केवल शारीरिक रूप से ही बलवान है। यदि वह मार्शल आर्ट का उपयोग करे तो वह रुद्र पर पूरी तरह से दबाव बना सकता है। ओह, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं भी आपके मार्शल आर्ट कौशल का अनुभव करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि इसमें इतना प्रभावशाली क्या है। रुद्र ने सिद्धू युवराज की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह जाकर इसे आजमाए। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। ये देखकर सिद्धू युवराज चुप हो गया और एक जोरदार दहाड़ के साथ पूरा हॉल कांप उठा। उसके शरीर से असीम ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसी क्षण उसके शरीर में एक भौतिक परिवर्तन आ गया। उसकी भुजाएं और टांगें पल भर में दोगुनी मोटी हो गईं और उसके शरीर पर लिपटा बैंगनी चोला लगभग फट गया। कपड़ों के पीछे से देखने पर उसकी सुगठित मांसपेशियों के उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसकी त्वचा का रंग सुनहरा हो गया। उसके बाल भी सुनहरे हो गए। उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं और शक्ति के कारण उसकी सांसें भी तेज हो गईं। वर्तमान सिद्धू युवराज माया के गठबंधन के उस सौम्य और परिष्कृत गठबंधन प्रमुख की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वह सचमुच एक शक्तिशाली योद्धा था। विशेष रूप से उसके शरीर से निकलने वाली आभा में भयंकर राक्षसों जैसी भय उत्पन्न करने वाली शक्ति थी। रैंक 4 सुदृढ़ीकरण कौशल, स्वर्ण शेर का रूपांतरण। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गठबंधन के गुरु ने स्वर्ण सिंह रूपांतरण को इस स्तर तक विकसित कर लिया होगा। ऐसा लगता है कि इस बार रुद्र निश्चित रूप से हार जाएगा। बिल्कुल सही, स्वर्ण सिंह का रूपांतरण एक चौथे दर्जे की शक्तिवर्धक मार्शल कला है। गठबंधन के गुरु के स्तर तक साधना करने के बाद न तो तलवार, न भला उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और न ही पानी, न ही आग उन पर आक्रमण कर सकती है। यह एक अविनाशी शरीर की तरह है। रुद्र का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह गठबंधन के गुरु को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसे तो बस मार ही खानी पड़ेगी। सिद्धू युवराज में आए बदलाव को देखकर माया के गठबंधन के कुछ पुरुष सदस्यों को लगा कि रुद्र निश्चित रूप से हार जाएगा। उन्हें राहत महसूस हुई क्योंकि उन्हें रुद्र की आक्रामकता और अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें रुद्र और माया की इतनी नज़दीकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। महिला सदस्यों ने रुद्र की ताकत को भांप लिया और उसकी शक्ति की प्रशंसा करते हुए आह भरी। लेकिन जब सिद्धू युवराज ने वह कौशल दिखाया तो उन्हें यह भी लगा कि रुद्र का भाग्य साथ नहीं देगा। केवल माया, बेन, आर्यन और आरव शर्मा और अन्य लोग चुप रहे। वे जानते थे कि रुद्र के पास इससे भी अधिक शक्तिशाली कौशल है। रुद्र, अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। वरना अगर मैं इस हालत में हमला करता हूं तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सिद्धू युवराज ने बोलना शुरू किया और उसी क्षण उसकी आवाज़ किसी खूंखार जानवर की दहाड़ की तरह भारी और शक्तिशाली हो गई। वह अब किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी और कुछ हद तक डरावनी भी थी। जब तुम्हें इतना भरोसा है तो जल्दी आओ। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे नुकसान पहुंचाओगे। रुद्र ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम इतना घायल होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। आखिर मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। सिद्धू युवराज हिलने लगा। उसके हर कदम पर जमीन चटकने लगती। वह पागलों की तरह इधर उधर भागता और उछलता रहा, जिससे पूरा हॉल कांप उठा और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सिद्धू युवराज को करीब आते देख रुद्र ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी और प्रथम वज्र शैली का प्रयोग करते हुए दरवाजा तोड़ दिया और बाहर भाग गया। तुम भागना तो चाहते हो, लेकिन क्या तुम भाग सकते हो? रुद्र को भागते देख सिद्धू युवराज को लगा कि रुद्र उससे डरता है। उसने घमंड से हंसते हुए उसका पीछा किया। माया और बाकी लोग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे निकल आए। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, सभी लोग अचंभित रह गए। रुद्र भागा नहीं था। इसके बजाय वह घर के बाहर एक खुले मैदान में खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और सिद्धू युवराज की ओर तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। तुम मरने के लिए तैयार हो? सिद्धू युवराज दहाड़ा और वह 9वें रैंक के भयंकर जानवर की तरह लग रहा था। भयानक आभा बिखेरते हुए वह एक बार फिर रुद्र की ओर दौड़ा। बस, लेकिन ठीक उसी समय रुद्र के एक विचार से उसकी दोनों आंखों में बिजली की चमक दिखाई दी। इसके बाद कुछ पिली पाला जैसी आवाज़ें सुनाई दी और उसके शरीर से लगातार बिजली निकलने लगी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद बिजली से घिर गया और ऐसा लगा मानो वह बिजली का आदमी बन गया हो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। इसके बाद रुद्र ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके शरीर से बिजली चारों दिशाओं में फैल गई। इस विनाशकारी शक्ति ने उसके पैरों के नीचे की शिलाओं को भी चूर चूर कर दिया। रुद्र के चारों ओर कई गहरे गड्ढे दिखाई देने लगे।
ये डरावना आभामंडल, यह क्या है? वह इतनी भयानक मार्शल कला का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? उस क्षण सभी आश्चर्य से चीख उठे। उन्होंने पहली बार इतनी भयावह क्षमता देखी थी। चाहे वह शक्ति हो या आभा, ये सिद्धू युवराज के स्वर्ण सिंह रूपांतरण से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। झटका ठीक उसी क्षण रुद्र ने अपनी उंगली थोड़ी आगे बढ़ाई। बिजली की एक किरण जोर से निकली और लगभग उसी समय जब लोग प्रतिक्रिया करते, बिजली सिद्धू युवराज की छाती पर जा गिरी। टकराना, आह! दर्द भरी चीख सुनाई दी और सिद्धू युवराज दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा। जब उसका शरीर जमीन पर गिरा तो वह सामान्य हो गया, लेकिन उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। लगभग उसी समय रुद्र के शरीर पर चमकती बिजली तुरंत गायब हो गई। जमीन पर बने गड्ढों के अलावा उसका कोई निशान नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर बिजली कभी आई ही ना हो। रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मेरे भाई के खिलाफ ऐसी कुशलता का इस्तेमाल किया। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? उसी क्षण सिद्धांत बेहद भयभीत हो गया। वह जोर जोर से गालियां बकते हुए सिद्धू युवराज की ओर दौड़ा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। रुद्र ने जो शक्ति का प्रदर्शन किया वह सचमुच बहुत भयानक थी। कम से कम आध्यात्मिक जगत में उसने इतनी शक्तिशाली शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी जबरदस्त शक्ति का सामना करने पर उसे बहुत चिंता थी कि रुद्र के प्रहार से सिद्धू युवराज मारा न जाए। छोटे सिद्धांत, मैं ठीक हूँ। लेकिन ठीक उसी समय सिद्धू युवराज धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने पहले अपनी छाती पर नजर डाली, फिर लाचारी से आह भरी और शर्मिंदा स्वर में हाथ जोड़कर बोला, रुद्र, आपने खुद को रोके रखा, इसके लिए धन्यवाद। मेरी कुशलता आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं हार गया। हुटिल्ड। सिद्धू युवराज के शब्दों से सभी को ताजगी का एहसास हुआ। वे उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ सकते थे। ये स्पष्ट था कि रुद्र ने जानबूझकर अपनी भावनाओं को छिपाया था, वरना सिद्धू युवराज उस समय इतना स्वस्थ न होता। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बख्श दी क्योंकि मैं माया को सम्मान दिलाना चाहता था। छोटी माया, चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। रुद्र ने माया की ओर हाथ हिलाया, फिर अपनी आस्तीन झटक कर चला गया। माया भी जल्दी से उसके पीछे चली गई और माया का गठबंधन पीछे छूट गया। उन दोनों की पीठों को देखते हुए माया के गठबंधन के सदस्यों के चेहरे जटिल भावों से भर गए। उनकी भावनाएं लगातार बदलती रहीं। आज रुद्र ने वाकई उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अंततः उन्हें समझ आ गया कि रुचिका और ओझा सरोज दोनों ने रुद्र को माया के गठबंधन में आमंत्रित करने की सिफारिश क्यों की थी। उन्हें ये भी पता चल गया कि रुद्र इतना घमंडी क्यों था। दरअसल उसके पास वह योग्यता थी और वह अफवाहों से भी कहीं अधिक क्रूर था। पहले उन सभी को लगता था कि वे प्रतिभाशाली बच्चों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद उन्हें पता चल गया कि रुद्र के सामने वे इस कहलाने के लायक नहीं हैं। रुद्र, तुम ऐसे नहीं चल सकते। माया के घर के बाहर उसने गंभीरता से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र थोड़ा उलझन में था। भले ही आपके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, आप इस तरह साधना नहीं कर सकते। क्या आप नहीं जानते कि साधना की यात्रा में क्रमिक प्रगति का चक्र ही महत्वपूर्ण होता है? यदि आप इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे तो भविष्य में आपकी सफलता में बाधा आएगी। अगर मैं चाहता तो अपने परिवार की संपत्ति के बल पर 12 साल की उम्र में ही आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर तक पहुंचना मेरे लिए पूरी तरह संभव था। क्या आप जानते हैं कि 14 साल की उम्र में मैं आध्यात्मिक जगत के केवल 8वें स्तर पर ही क्यों हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि साधना संसाधनों का उपयोग करके सफलता प्राप्त करने से मार्शल साधना के नियमों का उल्लंघन होता है। इससे शक्ति तो मिलती है, लेकिन शरीर पर बोझ भी पड़ता है और भविष्य में व्यक्ति की समझ कम हो जाती है। भले ही तुम थोड़े समय में 9वें स्तर के विशेषज्ञ बन जाओ, लेकिन भविष्य में ऐसी दुविधा होगी कि तुम कभी भी मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? माया थोड़ी भावुक थी, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि वह रुद्र के लिए वाकई चिंतित थी। माया को उस हालत में देखकर रुद्र मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसका दिल दुख भी रहा था। जाहिर है वह जानता था कि मार्शल आर्ट के मार्ग में धीरे धीरे प्रगति होती है और तुरंत लाभ नहीं मिलता। लेकिन ये बात आम लोगों पर लागू होती है और जाहिर है रुद्र को आम इंसान नहीं माना जा सकता था। रुद्र अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह समझता था। उसकी तीव्र प्रगति के कारण उसके शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ा, बल्कि वह और भी मजबूत होता चला गया। लेकिन वह माया को सच नहीं बता सका क्योंकि उसे अपने शरीर के बारे में समझाना नहीं आता था। वह ये तो नहीं कह सकता था कि उसके पास न केवल आध्यात्मिक शक्ति है, बल्कि एक विशेष शरीर भी है और उसने अपने दांतियान में दिव्य बिजली का एक पिंड छिपा रखा है ना? रुद्र इतनी आसानी से किसी को भी वह रहस्य नहीं बताता। अगर संभव होता तो वह उसे जीवन भर छुपाए रखता। मैं समझ गया और मैं ध्यान दूंगा। यह न जानते हुए कि कैसे समझाएं, रुद्र केवल मुस्कुरा सका और संक्षेप में बोला, तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ अल्पकालिक लाभों के लिए अपना उज्ज्वल भविष्य बर्बाद करो। रुद्र को मुस्कुराते हुए देखकर माया को थोड़ा गुस्सा आया और वह मुड़कर अपने घर में चली गई। माया की पीठ को देखकर रुद्र के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई।
उसे सच में बहुत खुशी हुई कि उसे ऐसी लड़की मिली जो उसकी इतनी परवाह करती है। अगले दिन की सुबह आसमान में हल्की रोशनी होने लगी थी और रुद्र बिस्तर से उठ चुका था। आज शिष्य बनने की मुख्य परीक्षा का दिन था। मुख्य शिष्य नीलेश स्कूल के विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य और नीलेश स्कूल की मुख्य शक्ति। आंतरिक दरबार के शिष्यों की तुलना में उनकी स्थिति आकाश और पृथ्वी के समान थी। सबसे पहले मुख्य शिष्यों को नीलेश स्कूल के सर्वोत्तम साधना संसाधनों का लाभ उठाने का अवसर मिला। दूसरे, उनके परिवारों को नीलेश स्कूल का संरक्षण प्राप्त था। जो कोई भी नीलेश स्कूल के मुख्य शिष्यों के परिवारों को नुकसान पहुंचाने का साहस करता था, उसका अर्थ था कि वह नीलेश स्कूल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। साथ ही सभी मुख्य शिष्य जहुआ जायसवाल जैसे नहीं थे। वास्तव में कई मुख्य शिष्य बेहद शक्तिशाली थे और उनमें से अधिकांश ने मूल क्षेत्र में प्रवेश किया था। वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे और कुछ मुख्य शिष्यों की शक्ति मुख्य गुरुओं के बराबर थी। उदाहरण के लिए रुचिका, अगर उसने आंतरिक दरबार की वरिष्ठ सदस्य बनना न चुना होता तो वह एक प्रमुख शिष्या होती, जिसका अर्थ ये भी था कि प्रमुख शिष्यों में रुचिका जितनी ही शक्तिशाली शख्सियतें हो सकती थीं। इसलिए भीतरी प्रांगण की तुलना में मुख्य क्षेत्र वह स्थान था जहां रुद्र सबसे अधिक जाना चाहता था। वहां अधिक चुनौतियां थीं और उसे उस तरह का जीवन पसंद था। यह एक ऐसा जीवन था जो उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता था। मुख्य शिष्य परीक्षा का स्थान भी एक विशाल भूमिगत महल था, लेकिन यह भूमिगत महल भीतरी प्रांगण की शिष्य परीक्षा वाले महल से कहीं अधिक बड़ा था। इसके भीतर की व्यवस्थाएं भी कहीं अधिक खतरनाक थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आंतरिक प्रांगण शिष्य परीक्षा की प्रक्रियाओं में जरा भी बदलाव नहीं हुआ। दूसरी ओर मुख्य शिष्य परीक्षा की प्रक्रियाएं लगभग हर साल बदलती रहती थीं। सैकड़ों तरह की तरकीबें थीं और किसी को नहीं पता था कि इस साल प्रक्रियाएं कैसी होंगी। बेशक जब तक आपके पास पूर्ण शक्ति है, आप कठिन प्रक्रियाओं के बावजूद भी पारित हो सकते हैं। उसी क्षण माया के गठबंधन के 12 सदस्य विशाल भूमिगत महल में प्रवेश कर गए। अरे, इस बार तो माया का गठबंधन काफी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। यहाँ सिर्फ 12 लोग हैं। इसे बड़े पैमाने का अपराध कैसे माना जा सकता है? माया के गठबंधन में केवल 33 सदस्य हैं। इस बार ये कहा जा सकता है कि वे अपने लगभग आधे सदस्यों का उपयोग कर रहे हैं। क्या ये बड़े पैमाने पर नहीं है? ये सच है। हा हा हा। जब रुद्र और माया के गठबंधन के अन्य सदस्य मुख्य भूमिगत महल के हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने उपहास भरी आवाजें सुनी। पास ही में 2 समूहों के लोग नजरें गड़ाए हुए थे। एक समूह तलवार गठबंधन का था और दूसरा विश्व गठबंधन का। रुद्र ने तलवार गठबंधन के सदस्यों को देखा और उन्होंने इस बार 30 लोगों को भेजा था। आराध्या के अलावा, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का एकमात्र व्यक्ति था, 8वें स्तर के 3 लोग थे और बाकी सभी केवल 7वें स्तर के थे। विश्व गठबंधन में भी 30 लोग थे। उनमें से एक 9वें स्तर पर था, 2 8वें स्तर पर थे और बाकी 7वें स्तर पर थे। 9वें स्तर की ताकत रखने वाला व्यक्ति, वह युवक जो आराध्या के साथ माया के गठबंधन का मजाक उड़ा रहा था, स्पष्ट रूप से विश्व गठबंधन का गठबंधन प्रमुख था। विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन एक साथ क्यों हैं? विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध देखकर माया के गठबंधन के कुछ सदस्यों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मूल शिष्य परीक्षा आंतरिक परीक्षा से अलग है। ये व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित है। उन प्रवेश द्वारों को देखिए, वे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनमें से केवल एक से ही प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब है कि अंदर के सभी चरण एक ही व्यक्ति द्वारा पूरे किए जाते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों को याद दिलाना होगा कि भूमिगत महल से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि परीक्षा पास हो गई है। बाहर निकलने के बाद हम एक फूलों के बगीचे में प्रवेश करेंगे। फूलों के बगीचे में कई आध्यात्मिक औषधियां हैं और यह भूमिगत महल को पार करने का पुरस्कार है। आप कितनी औषधियां प्राप्त कर सकते हैं, यह आपकी अपनी शक्ति पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा के लिए 4 घंटे की समय सीमा है। इसका मतलब ये भी है कि भूमिगत महल में प्रवेश करने के बाद हमें 4 घंटे के भीतर फूलों के बगीचे से बाहर निकलना होगा, अन्यथा आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। सिद्धू युवराज को विश्व गठबंधन या तलवार गठबंधन के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वह रुद्र और अन्य लोगों को शिष्य बनने की मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझा रहा था। हालांकि माया के गठबंधन के पास विश्व गठबंधन या तलवार गठबंधन की तुलना में संख्यात्मक लाभ नहीं था, लेकिन शक्ति के मामले में माया के गठबंधन का दबदबा बेजोड़ था। खासकर जब उनके पास रुद्र जैसा शक्तिशाली योद्धा हो तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वे विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन से नहीं डरते थे। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि वे उनके मुख्य शिष्य बन पाएंगे या नहीं। यदि वे परीक्षा में असफल हो जाते तो उन्हें साधना जारी रखने के लिए आंतरिक दरबार में लौटना पड़ता। माया के गठबंधन के लिए यह एक प्रकार का अपमान था और वे ऐसा होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
रुद्र, मैंने अपनी बहन को कहते सुना है कि इस फूल के बगीचे का निर्माण नीलेश स्कूल के संस्थापक ने करवाया था, इसलिए इसे नीलेश फ्लावर गार्डन कहा जाता है। नीलेश फ्लावर गार्डन में एक खास तरह का फूल है जिसे 7 रंगों वाला फूल कहते हैं। 7 रंगों वाले फूल में 7 तरह के रंग होते हैं और यह बेहद खूबसूरत होता है। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलते हैं और आध्यात्मिक औषधि से भी कहीं ज़्यादा कीमती हैं। हर किसी को इसे देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं इसे देखना चाहती हूँ। माया रुद्र से बात करते हुए उत्सुकता से भरी हुई थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उन्हें जरूर दिखाऊंगा। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, बकवास मत करो, नीलेश फ्लावर गार्डन बहुत बड़ा है और 7 रंगों वाले फूल बेहद दुर्लभ हैं। वे इतनी आसानी से नहीं मिलते और तुम सिर्फ किस्मत पर ही भरोसा कर सकते हो। माया को रुद्र की बातों पर यकीन नहीं हुआ। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ भी नहीं कहा। वहीं आराध्या के पास से गुजरते हुए वह अचानक रुक गया और उससे बोला, मुझे नीलेश फ्लावर गार्डन में मत दिखना, वरना मैं तुम्हारी इतनी बुरी तरह पिटाई करूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। ये शब्द बोलने के बाद आराध्या को खंडन करने का मौका दिए बिना ही वह माया के साथ तेजी से चला गया, जिससे आराध्या बहुत क्रोधित हो गई। आराध्या, वो कौन आदमी है जिसने तुमसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? रुद्र की बेफिक्र पीठ को देखकर विश्व गठबंधन का मुखिया सदमे से भर गया। वह माया के गठबंधन के लगभग सभी विशेषज्ञों को पहचानता था, लेकिन उसने रुद्र को पहले कभी नहीं देखा था। साथ ही आराध्या से इस तरह बात करने की हिम्मत करने वाला एकमात्र व्यक्ति सिद्धू युवराज ही हो सकता था। इसलिए रुद्र के कार्यों ने उसे काफी चौंका दिया। एक बिगड़ैल बच्चा जो जीना नहीं चाहता, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। आराध्या का लहजा बेहद कठोर और ठंडा था। इससे साफ पता चलता था कि वह रुद्र से दिल से नफरत करता था। हाँ, बिल्कुल, इस बार माया के गठबंधन का कोई भी सदस्य इस परीक्षा को पास करने के बारे में सोचे भी नहीं। नीलेश फ्लावर गार्डन पहुंचने के बाद तुम उस लड़के को जैसे चाहो वैसे सबक सिखा सकते हो। ओह, लेकिन माया नहीं। मैं उसका ख्याल रखूंगी। हालांकि मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर मैं छोटे छोटे लाभ जरूर उठा सकती हूँ। विश्व गठबंधन के गठबंधन प्रमुख ने बेशर्मी से हंसते हुए आराध्या के कान के पास जाकर धीरे से पूछा, आराध्या, क्या तुम्हें यकीन है कि तंत्र डिकोडिंग मानचित्र सही है? कहीं ये गलत न हो और मेरे साथियों को नुकसान न पहुंचाए। चिंता मत करो, ये बिल्कुल सही है। जब तक आप प्रक्रिया मानचित्र में बताए गए तरीकों का पालन करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी सुरक्षित रूप से चरण पार कर लेंगे। बस उन्हें याद दिलाना है कि वे जल्दी से परीक्षा पास कर लें। इस बार हमें नीलेश फ्लावर गार्डन में माया के गठबंधन के सदस्यों को पूरी तरह से घेरना होगा। उनमें से एक भी परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। आराध्या ने आत्मविश्वास से कहा। बिल्कुल, माया के गठबंधन के लोग खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और इस बार हम उनकी सारी बेइज्जती कर देंगे। माया के गठबंधन के सदस्यों की परीक्षा में असफलता की खबर जब आंतरिक दरबार में फैलेगी तो लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचकर ही मैं खुशी से मर सकता हूँ। विश्व गठबंधन के प्रमुख ने खुशी से जोर से हंसते हुए कहा, हम जीनियस, ये तो बस मूर्ख हैं जो खुद को अचूक समझते हैं। भीतरी दरबार में इतने घमंडी माया के गठबंधन के सदस्य जब कोर्ट जोन में पहुंचे तो क्या वे सब उसी व्यक्ति से पराजित नहीं हो गए थे? आराध्या ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपका मतलब है कि हमारे नीलेश स्कूल के नंबर 1 शिष्य गौरीशंकर? उसके अलावा और कौन हो सकता है? ये सही है, गौरीशंकर बहुत शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि वह जल्द ही गहन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या झूठ। गौरीशंकर का जिक्र करते ही विश्व गठबंधन के मुखिया के चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए। हाँ, मैंने सुना है कि वह जयंती के बाद प्रकट होने वाला विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है। आज उसकी उम्र केवल 20 वर्ष है और यदि वह सचमुच गहन ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां असीमित होंगी। विद्यालय प्रमुख का पद केवल उसी को मिलना चाहिए। आराध्या भी उसकी असीम प्रशंसा करता था। इंतजार के लिए क्षमा करें। ठीक उसी समय एक मधुर और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। रुचिका बुजुर्गों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए गंभीर भाव से मंच पर गईं। रुचिका के प्रकट होते ही तीनों शक्तियों के लोग एकदम शांत हो गए। वे जानते थे कि रुचिका का रूप रंग लोमड़ी की तरह सुंदर था और वह दूसरों के प्रति अत्यंत कोमल स्वभाव की थी, लेकिन उसके तौर तरीकों से कई लोग भयभीत थे। कम से कम आंतरिक दरबार में तो कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत करता था। रुचिका के प्रकट होने के बाद उसने परीक्षा के नियमों को विस्तार से समझाया। ये नियम लगभग वही थे जो सिद्धू युवराज ने बताए थे। नियमों को समझाने के बाद कई प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुले और रुद्र और अन्य लोग तुरंत उनमें प्रवेश कर गए। हे, क्या ये सिर्फ मेरे लिए शाही आकाश तकनीक का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था? उसी क्षण रुद्र ने उन यंत्रों को देखा। उनमें लोहे के ब्लेड निकले हुए थे और उतरने के लिए केवल कुछ ही सुरक्षित स्थान थे। उसका हृदय आनंद से भर गया। हुटिल्ड, अचानक उसके पैरों के नीचे तेज हवा चलने लगी।
उसके पैर की उंगलियों के सिरे हल्के से जमीन पर पड़े और धड़ाम से उसका पूरा शरीर तीर की तरह उड़ उठा और वह तेजी से भागा। वह सचमुच लोहे की धारदार छड़ियों पर पैर रखकर चल रहा था। पलक झपकते ही वह सुरंग के भीतर गहराई में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। शाही आकाश तकनीक, जिसे रैंक 7 की मार्शल स्किल माना जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि रुद्र ने अभी सिर्फ शुरुआती चरण में ही महारत हासिल की है। उसकी गति तो सबकी कल्पना से परे थी। अगर बात पैरों की ताकत की हो तो शायद ओरिजिन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी रुद्र की बराबरी नहीं कर सकते। शाही आकाश तकनीक की गति का उपयोग करते हुए रुद्र हवा की तरह भूमिगत महल से होकर गुजरा। उसने अभी तक वहां की कार्यप्रणाली को समझा भी नहीं था, फिर भी वह उन सभी को पार कर गया। तथाकथित मुख्य शिष्य परीक्षा तो मानो बच्चों का खेल थी। कुछ ही क्षणों में रुद्र भूमिगत महल से बाहर निकल आया और उसके सामने जो दृश्य था वह तथाकथित नीलेश फूल उद्यान था। उसके पैरों के नीचे पन्ना जैसी हरी घास थी और उसके सामने तरह तरह के अनोखे फूल और घासें उगी हुई थीं। पक्षियों की चहचहाहट लगातार उसके कानों में गूंज रही थी और अचानक हल्की हवा का एक झोंका आया और उसकी खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। चारों ओर पक्षियों का मधुर गीत और सुगंधित फूल थे। ये बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया के बगीचे जैसा था। यहाँ कई तरह की आध्यात्मिक औषधियाँ मौजूद हैं, लेकिन सर्वोच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि आध्यात्मिक मन का के अलावा मेरे लिए और किसी चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं है। रुद्र ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया और अपने आसपास के वातावरण का बारीकी से अनुभव किया। उसने पाया कि नीलेश फ्लावर गार्डन वास्तव में बहुत बड़ा था और वहाँ कई आध्यात्मिक औषधियाँ लगाई गई थीं। लेकिन रुद्र ने उन्हें नहीं चुना। उसका शरीर गतिमान हुआ और वह फूलों के बगीचे में और अंदर चला गया। आध्यात्मिक मन के अलावा उसे अन्य आध्यात्मिक औषधियों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 7 रंगों वाले फूल को खोजना चाहता था। रुचिका, बड़े बुजुर्ग, रुद्र अभी तक क्यों नहीं हिला? क्या वह इस परीक्षा को छोड़ना चाहता है? भूमिगत महल के अवलोकन कक्ष में रुचिका और कुछ बुजुर्ग एकत्रित थे। उस जगह पर हालांकि वे हर सुरंग में हो रही गतिविधियों को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे तंत्रों में हो रहे बदलावों को महसूस कर सकते थे। परीक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन रुद्र की सुरंग में तंत्रों को अभी तक छुआ तक नहीं गया था, जिससे कई लोग भ्रमित हो गए थे। चले जाओ, मेरे पीछे आओ और देखो। रुद्र के बारे में अच्छी राय रखने वाली रुचिका ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। बाकी बड़े बुजुर्ग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चले गए, लेकिन जब उन्होंने रुद्र की सुरंग खोली तो वे सब चौंक गए। उन्होंने पाया कि सुरंग के तंत्र पूरी तरह से अछूते थे, फिर भी रुद्र वहां नहीं था। उस दृश्य को देखकर लगभग हर कोई अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ होगा। आखिरकार जब किसी की शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है और वह उत्कृष्ट तकनीकों में निपुण हो जाता है, तो वह तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे भूमिगत महल को पार कर सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उत्पत्ति स्तर पर होना आवश्यक था। हालांकि रुद्र केवल आत्मा स्तर के 7वें स्तर पर था, इसलिए रुद्र के साथ यह स्थिति देखकर वे स्वाभाविक रूप से बेहद आश्चर्यचकित थे। ये लड़का तो बिल्कुल पुराने जमाने के उस लड़के जैसा है। हैरानी से भरी रुचिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अचानक कई साल पहले के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की याद आ गई, जिसने माया के गठबंधन की स्थापना की और कोर जोन में सभी शक्तिशाली लोगों को पराजित किया। 16 वर्ष की आयु में प्रोफाउंड क्षेत्र में पहुंचकर नीलेश स्कूल का नंबर 1 शिष्य बन गया। आज का रुद्र सचमुच उस समय के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलता जुलता था। रुचिका की नज़र में केवल उन्हीं जैसे लोगों को ही सच्चा प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। तताता सुरंग में हल्के कदमों की गूंज सुनाई दी। माया अपने कोमल और नाजुक शरीर को लहराते हुए दौड़ रही थी और उसके पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह उत्साह से दौड़ रही थी क्योंकि नीलेश फ्लावर गार्डन का द्वार उसकी आंखों के ठीक सामने था। उस दरवाजे को खोलने के बाद मानो उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और एक प्रमुख शिष्या बन गई हो। सबसे महत्वपूर्ण बात वे 7 रंग के फूल थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा देखना चाहती थी, और वे उन दरवाजों के पीछे की दुनिया में मौजूद थे। क्रीक टिल्ड, एक गहरी आवाज के बाद माया ने धीरे धीरे मोटा और भारी दरवाजा खोला। सूरज की रोशनी अंदर आए और गर्म हवा का स्पर्श महसूस करते ही माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह पल भर में जम गई। उसकी जगह गहरा सदमा छा गया। पास ही एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह दर्द से कराहते हुए अपने शरीर को सहारा देकर उठने की कोशिश कर रहा था। वह माया के गठबंधन का गठबंधन प्रमुख सिद्धू युवराज था। पोह, लेकिन इससे पहले कि सिद्धू युवराज उठ खड़ा होता, एक मजबूत पैर ने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रचंड बल ने उसे वापस नीचे गिरा दिया। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल पड़ी। सिद्धू युवराज पर पैर रखने वाला व्यक्ति तलवार गठबंधन का गठबंधन प्रमुख आराध्या था। आराध्या के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। वह विश्व गठबंधन का गठबंधन प्रमुख शिवांग था। तुम क्या कर रहे हो? ये दृश्य देखकर माया आश्चर्यचकित होने के साथ साथ बेहद गुस्से में भी थी।
ओह, क्या ये भीतरी दरबार की नंबर 1 सुंदरी माया नहीं है? माया को देखकर शिवांग उत्साह से हंस पड़ा। माया, भागो! उन्होंने हाथ मिला लिया है और वे माया के गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। माया को देखकर सिद्धू युवराज जोर से चिल्लाया। चुप रहो! ये शब्द पूरे होने से पहले ही आराध्या ने सिद्धू युवराज के पेट पर फिर से जोरदार लात मारी। सिद्धू युवराज दर्द से कराहते हुए सिकुड़ गया और कुछ बोल नहीं पाया। तुम दोनों कमीने हो! ये सब देखकर माया भला कैसे भाग सकती थी? वह गुस्से से उनकी ओर दौड़ी। लेकिन आध्यात्मिक जगत के 8वें स्तर पर मौजूद वह स्त्री आराध्या और शिवांग दोनों को कैसे हरा सकती थी? बहुत जल्दी ही वे दोनों उस पर हावी हो गए, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने विशेष सामग्री से बनी एक रस्सी निकाली और उसे बांध दिया। तुम लोग क्या करने की योजना बना रहे हो? माया गुस्से से चिल्लाए। हालांकि सिद्धू युवराज रुद्र जितना करीबी दोस्त नहीं था, फिर भी वह एक अच्छा दोस्त था। सिद्धू युवराज को उनके द्वारा प्रताड़ित होते देख वह सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हे माया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस यहाँ तुम्हारे माया के गठबंधन के सदस्यों को हराना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं स्पष्ट करके बता सकती हूँ। माया के गठबंधन का हर एक सदस्य इस साल की परीक्षा में फेल हो जाएगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कमीने, ये नियमों के खिलाफ है। परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करो। मैं अपनी बहन को बता दूंगी और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ माया, तुम अपनी बहन को ज़रूरत से ज़्यादा समझ रही हो। मैं मानती हूँ, हम भीतरी दरबार में उससे डरते हैं, लेकिन जब हम मुख्य शिष्य बन जाएंगे तो क्या वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? शिवांग ने उसकी बात का खंडन किया। ठीक है, तुमने यही कहा था। देखते हैं क्या होता है। माया ने चिढ़कर कहा। अपनी बहन से हमें डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि कोर जोन में तुम्हारे भी कई दोस्त हैं, लेकिन चूंकि हमने ये सब करने का फैसला किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम तुमसे और तुम्हारी बहन से नहीं डरते। आराध्या ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यहाँ पहुंचने के बाद जो शिष्य निर्धारित नियमों को पार कर चुके थे, वे नीलेश फ्लावर गार्डन में प्रवेश करने लगे। लेकिन माया के गठबंधन के सभी सदस्यों को आराध्या और शिवांग की बेरहमी से पिटाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद परीक्षा में भाग लेने वाले माया के गठबंधन के 12 सदस्यों में से 11 सदस्य विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के हाथों में आ गए। माया और बाकी सभी को इस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया कि विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के सभी सदस्य भूमिगत महल से गुजर गए। यहाँ तक कि आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के सदस्य भी गुजर गए और उनकी गति भी बहुत चौंकाने वाली थी। उस समय वर्ल्ड अलायंस और स्वॉर्ड अलायंस के सदस्य माया के गठबंधन के सदस्यों को एक एक करके अपमानित कर रहे थे। लगभग सभी सदस्यों की नाक हरी पड़ गई थी और चेहरे सूजे हुए थे। उनके शरीर पर जगह जगह चोटें थीं, लेकिन कोई भी चिल्ला नहीं रहा था। वे दांत पीसते हुए सहन कर रहे थे। अरे, ये तो अजीब बात है। वो लड़का अभी तक पास क्यों नहीं हुआ? वह फेल तो नहीं हुआ होगा ना? बंद दरवाजे को देखते हुए शिवांग थोड़ा निराश हो गया। उसे असफल ही होना चाहिए था, वरना वह यहाँ सबसे दुखी होता। आराध्या ने ठंडे स्वर में कहा। बेहतर होगा कि तुम हमें अभी छोड़ दो, जमीन पर घुटने टेककर हमारे सामने सिर पटकते हुए क्षमा मांगो, वरना जब रुद्र यहाँ आएगा तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। माया ने बेहद गुस्से से कहा। उस क्षण वह अत्यधिक क्रोधित थी। अपने साथियों को इतनी बुरी तरह पिटते देख उसका मन सचमुच जान से मारने को कर रहा था। ओह, तो वो छोटा लड़का रुद्र था। माया, लगता है तुम्हें रुद्र पर बहुत भरोसा है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? ये देखकर शिवांग मुस्कुराया और माया के बगल में चलने लगा। बेशक वो जानती है, वो लड़का माया का प्रेमी है। आराध्या ने बगल में खड़े होकर कहा। क्या सच में? माया, तुम्हारी नज़रें कुछ ज़्यादा ही भद्दी हैं। तुम इतने कमज़ोर इंसान को कैसे पसंद कर सकती हो? उसे पसंद करने के बजाय मुझे क्यों नहीं पसंद करती? हे शिवांग घुटनों के बल बैठ गया और माया की ठोड़ी को अपने हाथ से पकड़ लिया। चले जाओ, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी हत्या करवा दूंगी। सच में, तुम्हें देखकर तो मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ न भी करूं, तो भी तुम अपनी बहन से मेरे बारे में बुरा भला कहोगे, है ना? लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें चूमना चाहता हूँ। इधर आओ जान और मुझे भी थोड़ा चखने दो। शिवांग ने अपने होंठ चाटे और मुंह बाहर निकाला। उसके गधे जैसे बड़े होंठ माया के गोरे, मीठे और खूबसूरत चेहरे की ओर बढ़ने लगे। मरना! लेकिन माया को छूने से पहले ही बिजली की गड़गड़ाहट जैसी एक भयंकर चीख सुनाई दी। एक तेज हवा चली और रुद्रभूत की तरह शिवांग के बगल में प्रकट हो गया। वो रुद्र का हाथ बाज के पंजे की तरह था, जिसने शिवांग की गर्दन को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया। तुम चुंबन करना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें चुंबन करने दूंगा। मैं तुम्हें चुंबन करने दूंगा। शिवांग को जमीन पर गिराने के बाद रुद्र ने अपना बायां हाथ उठाया, मुट्ठी बनाई और जोरदार मुक्कों से शिवांग के मुंह पर कई बार वार किया। इसके बाद शिवांग के मुंह में खून भर गया, उसके सारे दांत चकनाचूर हो गए और उसका जबड़ा भी टूट गया।
उसने अपना मुंह खोला और खून थूकने की तैयारी करने लगा। इसे वापस निगल लो। ये देखकर रुद्र गुस्से से चिल्लाया और शिवांग का मुंह अपने हाथों से पकड़ लिया। शिवांग का संघर्ष व्यर्थ था, इसलिए अंत में उसे खून और दांतों का घूंट निगलना पड़ा। यह आदमी। रुद्र और शिवांग को देखकर विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के सदस्य भयभीत हो गए। यहाँ तक कि आराध्या के चेहरे के भाव भी काफी बदल गए। उन्हें शिवांग की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, एक रहस्यमयी तकनीक और चौथे दर्जे की युद्ध कला जानता था। अन्यथा वे दोनों सिद्धू युवराज को इतनी आसानी से पराजित नहीं कर पाते। लेकिन इतना शक्तिशाली शिवांग रुद्र के सामने पूरी तरह से बेबस था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि रुद्र की ताकत शिवांग से कहीं अधिक थी। जब वे दोनों खाली निगाहों से देख रहे थे तभी रुद्र अचानक खड़ा हो गया। शिवांग की ओर दोबारा देखते हुए उसने पाया कि उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था और उसकी आंखों का सफ़ेद भाग दिख रहा था क्योंकि वह बेहोश हो रहा था। रुद्र का चेहरा बर्फीला था, उसकी आंखों में निर्मल निगाहें थीं और उसके पूरे शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। उसे देखकर ही लोग सिहर उठते थे, भले ही वहां ठंड न हो। छोटी माया, तुम इन लोगों की देखभाल कैसे करना चाहती हो? इन्हें तोड़ दो। समझ गया। हर कदम के साथ रुद्र आराध्या के और करीब आता जा रहा था। उसका बैंगनी वस्त्र बिना हवा के लहरा रहा था, उसकी आंखों की ठंडी निगाहें धमकी भरी थीं, उसका पूरा शरीर हड्डियों को भेदने वाली हत्या की भावना से भरा हुआ था और वह किसी हत्यारे देवता की तरह लग रहा था। उस हालत में रुद्र का सामना करते हुए विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। कुछ लोग तो जमीन पर गिर पड़े और रेंगते हुए भागने की कोशिश करने लगे। वहां केवल आराध्या ही बिना हिले डुले खड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि वह भागना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह भाग नहीं सकता था। तलवार गठबंधन के मुखिया के रूप में वह अपने अधीनस्थों के सामने ऐसा निर्लज कृत्य कैसे कर सकता था? लेकिन उसके सामने रुद्र द्वारा लाई गई प्रतिरोध क्षमता ने उसे सचमुच बेचैन कर दिया। विशेष रूप से रुद्र के पीछे बेहद दयनीय हालत में पड़े शिवांग को देखकर वह समझ गया कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी। रुद्र, तुम क्या करना चाहते हो? आराध्या ने घबराकर पूछा। माया के मुंह से निकली इन्हें तोड़ दो वाली बात सुनकर वह सचमुच कांप गया था। आराध्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बेहतर होगा कि मैं तुम्हें नीलेश फ्लावर गार्डन में न देखूं, वरना मैं तुम्हारी इतनी बुरी तरह पिटाई करूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह आराध्या के करीब आता जा रहा था। लेकिन आराध्या के नजरिए से रुद्र के चेहरे पर दिख रही वह हल्की सी मुस्कान ठंडी और निर्मम थी। अगर तुम मुझे तोड़ना चाहते हो तो हमें देखना होगा कि तुम्हारे पास वह शक्ति है या नहीं। जब आराध्या ने देखा कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वह गुस्से से दहाड़ा। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने पहल करते हुए पहले हमला कर दिया। उसने अपनी पीठ के पीछे छिपी तलवार को खींचा और ठंडी रोशनी के झिलमिलाते ही उसने उन्माद में रुद्र की ओर वार किया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी तलवार के आकार की कई गैसें निकली और उल्कापिंड की तरह हवा को चीरती हुई सरसराहट की आवाज पैदा कर गईं। इस सघनता ने रुद्र के आगे बढ़ने का रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। यह कोई साधारण तलवारबाजी की तकनीक नहीं थी, ये चौथे दर्जे का कौशल था और चूंकि इसका इस्तेमाल करने वाला आराध्या था जो तलवारबाजों के परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उसने इस कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वह वाकई गठबंधन का उस्ताद है जो उल्का तलवार तकनीक का इस स्तर तक उपयोग करने में सक्षम है। तलवारों की ज्वालाओं को उल्कापिंडों की तरह आकाश में फैलते देख तलवार गठबंधन के शिष्यों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उस क्षण उनके मन में व्याप्त अत्यधिक भय को मानो आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें अचानक लगा कि शायद उनके गठबंधन का गुरु ही उस देवता समान घातक रुद्र को परास्त कर सकता है। लेकिन जब तलवार की घनी चिंगारियां रुद्र के सामने से गुजरी तो एक पल में रुद्र का शरीर हल्की बिजली की एक परत से ढक गया। जब चिंगारियां बिजली के संपर्क में आईं तो ऐसा लगा जैसे लकड़ी लोहे की दीवार से टकरा गई हो। वे सब पल भर में चकनाचूर हो गईं और हवा में विलीन हो गईं। बाकियों की तो बात ही छोड़िए, आराध्या भी बेहद हैरान रह गया। वह उल्का तलवार तकनीक में निपुण था और यहाँ तक कि मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसके कौशल के सामने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते थे, वरना उन्हें गंभीर चोट लग सकती थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने रुद्र ने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि उसके कदम भी नहीं रुके। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। आराध्या निर्दयी हो गया। उसने अपनी तलवार की नोक घुमाई और कई तलवार की चिंगारियां फिर से निकलीं। लेकिन इस बार वे सभी रुद्र की ओर केंद्रित नहीं थीं। उन्होंने रुद्र के पीछे खड़ी माया की ओर भी निशाना साधा। तुम मरने की चाहत रखते हो? ये देखकर रुद्र की तलवार जैसी भौहें ऊपर की ओर उठ गईं और अपने विशाल हाथ के इशारे से उसने बिजली की एक किरण निकाली। यह एक लंबी बिजली की चाबुक की तरह थी जिसने सारी तलवारों की गैसों को चकनाचूर कर दिया। रुद्र ने फिर से हाथ हिलाया और बिजली की चाबुक ने आराध्या की ओर जोरदार प्रहार किया। ऑब्जेक्ट कंडेंसेशन। क्या ये बंदा रैंक 5 स्किल का इस्तेमाल कर सकता है? आराध्या चौंक गया।
अधिकांश मार्शल कौशल आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर के बाहर किसी वस्तु में संघनित कर सकते हैं, लेकिन रुद्र की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को बिजली जैसी किसी वस्तु में परिवर्तित करना और रूप और सार के मामले में मूल रूप के करीब पहुंचना केवल रैंक 5 के मार्शल कौशल ही कर सकते हैं। धिक्कार है, यह आदमी कौन है? उसी क्षण उसे आखिरकार पता चल गया कि रुद्र वाकई शक्तिशाली है, लेकिन बिजली की उस प्रचंड मार के सामने वह ज्यादा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी तलवार उठाई और रुद्र के हमले को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। खटखट टिल्ड। जब बिजली का कोड़ा तेजी से गुजरा तो चिंगारियां दिखाई दी और आराध्या के हाथों में मौजूद लोहे की तलवार 2 टुकड़ों में कट गई। उसी समय कोड़ा आराध्या के शरीर पर जोर से लगा। टिल्ड। वह चाबुक सीधे आराध्या पर लगा और वह कई मीटर दूर जा गिरा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, लोगों ने देखा कि उसकी कमर पर खून का घाव था। उन्हें उसकी भयानक सफेद हड्डियां भी दिखाई दीं। बैंग बैंग बैंग। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र ने लगातार बिजली के कोड़े से आराध्या के शरीर पर अंधाधुंध प्रहार किए। इससे आराध्या बुरी तरह घायल हो गया, यहाँ तक कि उसकी भुजाएं भी टूट गईं। अगर आराध्या में अभी भी सांसें बाकी न होती तो लोग सचमुच उसके जीवित या मृत होने पर संदेह करते। लेकिन अगर वह जीवित भी रहा तो ऐसी चोटों से पूरी तरह ठीक होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। वरिष्ठ रुद्र, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अचानक तलवार गठबंधन के सभी शिष्य घुटनों के बल बैठ गए। अपने गठबंधन के गुरु की इस तरह पिटाई देखकर वे अच्छी तरह समझ गए थे कि उनका अंजाम क्या होगा, खासकर जब रुद्र के तरीके इतने निर्मम थे और उन्हें पूरा यकीन था कि वह उन्हें तब तक पीटेगा जब तक वे मर न जाएं। मास्टर रुद्र, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए, हम माया के गठबंधन के कभी दुश्मन नहीं बनेंगे। उसी समय विश्व गठबंधन के सदस्य भी घुटनों के बल बैठ गए। वे भी रुद्र के सामने झुक रहे थे और सचमुच भयभीत थे। रुद्र का इस तरह सामना करते हुए अगर वे भयभीत न होते तो यह अजीब बात होती। अगर माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से काम बन जाता तो मुझसे पहले गलती करने वाले सभी लोग सज़ा के दर्द से बच सकते थे। आज मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे करीबियों पर हमला करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन भीड़ चाहे कितनी भी विनती करे, रुद्र के चेहरे पर जरा भी भाव विभोरता नहीं दिखी। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और बिजली की मार फिर से तेज हो गई। टिल्ड 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 टिल्ड। उस समय नीलेश फ्लावर गार्डन से लगातार चीखें सुनाई दे रही थीं। लगभग कोई भी रुद्र के कोड़ों की मार सहन नहीं कर सकता था, फिर भी रुद्र हर व्यक्ति को कम से कम 10 बार कोड़े मारता था। यहाँ तक कि अगर वे बेहोश भी हो जाते तो भी रुद्र जरा भी दया नहीं दिखाता। रुद्र, बस करो, अंत में माया बोली। क्षत विक्षत लोगों की भीड़ को देखकर, हालांकि वह पहले बेहद क्रोधित थी और उनसे दिल से नफरत करती थी, अब उसके मन में क्रोध का एक अंश भी नहीं बचा था, बल्कि उसके मन में सहानुभूति का भाव जागा था। माया के बोलने के बाद रुद्र स्वाभाविक रूप से रुक गया। उसके सिद्धू युवराज के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, इसलिए आराध्या और अन्य लोगों के साथ उसके इस तरह के व्यवहार का कारण आराध्या के प्रति कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी के अलावा माया के गुस्से को निकालना था। लेकिन माया की तुलना में सिद्धू युवराज और बाकी लोगों के दिल लगभग फट पड़े। उन्हें आखिरकार पता चल गया कि उस दिन रुद्र ने सचमुच अपनी शक्ति को रोक रखा था। सिद्धू युवराज को भी उस दिन रुद्र की उकसाहट से कुछ डर महसूस हो रहा था, क्योंकि रुद्र की तुलना में चाहे ताकत हो या तरीके, वह उससे कहीं आगे था। तो तुम तो पहले ही भूमिगत महल पार कर चुके हो, तुमने यहाँ मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? या फिर आध्यात्मिक औषधियाँ तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थीं? अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मैं। रुद्र द्वारा मुक्त किए जाने के बाद माया ने थोड़ा बड़बड़ाया। उसे लगा कि रुद्र शायद नीलेश फ्लावर गार्डन में जाकर आध्यात्मिक औषधियाँ ले आया है। थोड़ा इंतजार करो। रुद्र ने माया की बड़बड़ाहट का खंडन नहीं किया, इसके बजाय वह हंसा और दूर एक झाड़ी में कूद गया। जब वह वापस प्रकट हुआ तो माया का चेहरा एकदम जम गया। रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, वह बेहद दिलकश थी, इतनी दिलकश कि किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन सबसे आकर्षक चीज रुद्र का दाहिना हाथ था। उसकी मुट्ठी में ताजे फूल थे। वे बहुत सुंदर थे क्योंकि फूलों में 7 पंखुड़ियां थीं और प्रत्येक पंखुड़ी का रंग अलग था। सूर्य की रोशनी में वे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे 7 रंगों की रोशनी की परत से ढके हुए हों। उनके चारों ओर कई तितलियां मंडरा रही थीं और फूलों की सुगंध स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 7 रंगों के फूल, ये बेहद दुर्लभ थे और संयोगवश ही किसी को इनमें से एक भी देखने को मिल सकता था। फिर भी रुद्र के हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। निस्संदेह आध्यात्मिक औषधियाँ मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये 7 रंग के फूल और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप इन्हें देखना चाहती हैं, इसलिए मुझे इन्हें आपके लिए चुनना पड़ा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए 7 रंग के फूल माया के हाथों में रख दिए। माया ने फूल लिए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा है और उसके दिल में खट्टापन और गर्माहट दोनों महसूस हो रही है, साथ ही उसकी आंखें नम हो रही हैं। तुम इतने भावुक तो नहीं हो जाओगे कि रोने लगो ना? ये देखकर रुद्र मुस्कुराया। कौन रो रहा है? माया ने रुद्र को घूर कर देखा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। उसके बाद उसने अपनी नाक 7 रंगों वाले फूलों के पास ले जाकर गहरी सांस ली। ऐसी सुगंध को अपनी नाक में महसूस करते हुए वह खुशी से मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान बेहद प्यारी और बेहद खूबसूरत थी और उसकी मुस्कान दिल को छू लेती थी। जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता और रुद्र भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि माया के इतनी खुशी से मुस्कुराने का कारण केवल उसके हाथों में मौजूद 7 रंगों के फूल ही नहीं थे, बल्कि वह व्यक्ति भी था जिसने उसके लिए फूल चुने थे। चलो चलते हैं, 4 घंटे की समय सीमा नज़दीक आ रही है और हम जल्द ही असफल होने वाले हैं। बेहद खुश होने के बाद माया ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। लेकिन उनका क्या? उनकी चोटें तो बहुत गंभीर हैं। अगर उनका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो वे मर तो नहीं जाएंगे, है ना? कुछ लोग चिंतित थे। हालांकि उनकी चोटें मामूली नहीं थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को सिर्फ खरोंचें आई थीं। उनकी चोटें तो विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के सदस्यों की चोटों से बिल्कुल अलग थीं। चिंता मत करो, मैंने खुद को इसलिए रोका ताकि वे मर न जाएं। रुद्र ने समझाते हुए कहा। हम उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा का समय आने पर मेरी बहन नीलेश फ्लावर गार्डन में जाएगी और वे उनका ख्याल रखेंगे। वैसे भी गलती उनकी थी, इसलिए मेरी बहन हमें दोष नहीं देगी। सबसे ज़रूरी बात है इस नीलेश फ्लावर गार्डन से बाहर निकलना। माया ने कहा। मुझे निकास द्वार पता है, मेरे पीछे आओ। रुद्र मुस्कुराया और उन्हें आगे ले गया, मानो यह कोई आसान सैर हो। आप भी यहाँ पहली बार आए हैं? आपको कैसे पता कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? माया ने थोड़ा संदेह जताते हुए पूछा। मैंने फूलों के लिए पूरे नीलेश फ्लावर गार्डन को छान मारा है और मैं इस जगह से इतना अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूँ कि इससे ज़्यादा परिचित होना नामुमकिन है। निकास द्वार की तो बात ही छोड़िए, मैंने यहाँ से सारी आध्यात्मिक औषधियाँ भी ले ली हैं। रुद्र मुस्कुराया और अपने कॉस्मॉस थैले पर थपथपाया। तुम बदमाश हो। रुद्र की बातें सुनकर माया हैरान और भावुक दोनों हो गई। वह रुद्र की गति देखकर हैरान थी, क्योंकि नीलेश फ्लावर गार्डन बहुत बड़ा था। अगर वे पूरा दिन भी पैदल चलें तो भी शायद पूरे बगीचे को पार न कर पाएं। लेकिन रुद्र ने इतने कम समय में ही सब कुछ देख लिया। उसकी गति कितनी तेज थी! उसके भावुक होने का कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि उसके लिए 7 रंगों के फूल चुनने के लिए उसने पूरे नीलेश फ्लावर गार्डन का भ्रमण किया था। इसलिए माया जैसी भोली भाली युवती के लिए, जाहिर है, सदमे से कहीं अधिक भावुक होना स्वाभाविक था। वास्तव में रुद्र के नेतृत्व में वे शीघ्र ही विशाल महल तक पहुंच गए। ये नीलेश फ्लावर गार्डन का निकास द्वार और मुख्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। महल में प्रवेश करने के बाद उनके सामने एक विशाल हॉल था। उस विशाल हॉल के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर एक त्रिकोणीय चट्टान थी। चट्टान 1 मीटर ऊंची थी और नीचे से ऊपर तक हरे, पीले और लाल 3 रंगों में विभाजित थी, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चट्टान के पास 6 बूढ़े लोग बैठे थे। उन सभी के बाल सफ़ेद और भूरे थे और चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। एक नज़र में ही कोई बता सकता था कि उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष थी। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक थी, फिर भी उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर अत्यंत घना था। रुद्र अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी ताकत का पता नहीं लगा सकता था और यह स्पष्ट था कि वे साधारण लोग नहीं थे। वे फिलहाल आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे। हलचल सुनकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जब उन्होंने रुद्र और अन्य लोगों को देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सिद्धू, युवराज और अन्य शिष्यों के चेहरे और शरीर पर लगी चोटें स्पष्ट रूप से मशीनों के कारण नहीं थीं। ये साफ तौर पर मानवीय कृत्यों के कारण हुई थीं, लेकिन बड़ों ने कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उन्होंने शिष्यों के बीच कई लड़ाइयाँ देखी थीं। ये 7 रंगों के फूल हैं और ये तो बहुत सारे हैं। क्या तुमने नीलेश फ्लावर गार्डन से सारे 7 रंगों के फूल तोड़ लिए हैं? दरअसल जब एक बूढ़ी औरत ने माया के हाथों में 7 रंगों के फूल देखे तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई। माया ने बूढ़ी औरत के सवाल का जवाब सिर्फ मुस्कुरा कर दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसके दिल में सिर्फ खुशी थी। ठीक है, इधर आओ और इसे आजमा कर देखो, एक और बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर रुद्र और अन्य लोग बिना किसी झिझक के एक एक करके उस विचित्र 3 रंगों वाली चट्टान के सामने चढ़ गए। दरअसल तथाकथित परीक्षा उनकी प्रतिभा के मूल्य को परखने के लिए थी। प्रतिभा के मूल्य की घोषणा मुख्य क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से की जाएगी और सभी प्रमुख वरिष्ठ और शिष्य इसे जानेंगे। भविष्य में उनकी प्रगति इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ी होगी। परीक्षण विधि के अनुसार 3 रंगों वाली चट्टान के मध्य भाग में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा डाली जाती थी। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता पर्याप्त होती, ये चट्टान को सक्रिय कर देती और उससे तेज रोशनी निकलती।
हरा रंग निम्न श्रेणी की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, पीला रंग मध्यम श्रेणी की प्रतिभा का और लाल रंग उच्च श्रेणी की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश प्रमुख शिष्यों की प्रतिभा निम्न स्तर की थी। बहुत कम लोग पीले रंग के भाग को सक्रिय कर पाए और उनकी प्रतिभा मध्यम स्तर की थी। जहां तक लाल रंग की उच्च स्तर की प्रतिभा की बात है, तो आज तक केवल 2 लोगों ने ही इसे सक्रिय किया है। उनमें से एक उस वर्ष के नंबर 1 शिष्य जयंती थे, दूसरे आज के नंबर 1 शिष्य गौरीशंकर हैं। मैं पहले जाऊंगा। माया के गठबंधन के प्रमुख के रूप में सिद्धू युवराज सबसे पहले आगे बढ़े। उन्हें अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें लगा कि पीले भाग को सक्रिय करने में कोई खास समस्या नहीं होगी। आखिरकार रुद्र से पहले वे आंतरिक दरबार के शिष्यों में नंबर 1 थे। जब सिद्धू युवराज ने परीक्षण पत्थर पर हाथ रखा तो माया समेत बाकी लोग तनाव में आ गए। आखिरकार ये परीक्षा उनकी भावी उपलब्धियों का प्रतीक थी और इसका उनके भविष्य से संबंध था। हम आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के बाद परीक्षण पत्थर ने ऊर्जा में उतार चढ़ाव उत्पन्न किया। इसके बाद सबसे निचले भाग हरे रंग के हिस्से से हरी रोशनी निकलने लगी। ये हरी बत्ती को देखकर सिद्धू युवराज बेहद निराश हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी क्षमता को देखते हुए वह केवल निम्न स्तर की प्रतिभा साबित होगा। उस परिणाम को देखकर बड़े बुजुर्ग न तो खुश हुए और न ही निराश। उनका मिजाज काफी स्थिर था। तभी किसी ने भारी स्वर में कहा, निम्न श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति अगला। उसके बाद माया के गठबंधन के अन्य सदस्यों ने बारी बारी से परीक्षण किया। हालांकि उन सभी ने हरी बत्ती जलाई, लेकिन कुछ बत्तियां तेज थीं, कुछ धीमी। कम से कम उनमें से एक भी सिद्धू युवराज की बत्ती जितनी तेज नहीं थी। उस दृश्य को देखकर सिद्धू युवराज मन ही मन प्रसन्न हुआ। कम से कम इसका मतलब यह था कि उसकी प्रतिभा कुछ अन्य लोगों से कहीं अधिक थी। वहीं दूसरी ओर 6 बुजुर्गों के चेहरे उतर गए और वे स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होने लगे। निम्न स्तर की प्रतिभा अगला नंबर। अंत में माया की बारी आई। अपने से आगे के लोगों के नतीजों को देखकर माया का सारा आत्मविश्वास टूट गया था। घबराई हुई सी उसने बेचैनी से अपना सफ़ेद हाथ आगे बढ़ाया। गौर से देखने पर पता चलता था कि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। इसके अलावा जब माया ऊपर गई तो 6 ऋषियों की निगाहें और भी गंभीर हो गईं। आखिरकार माया रुचिका की छोटी बहन थी और जब रुचिका मुख्य शिष्या बनी तो उसे सार्वजनिक रूप से एक प्रतिभाशाली के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 6 ऋषियों को माया से काफ़ी उम्मीदें थीं। हम आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा भेजने के बाद पीले हिस्से से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। उसी क्षण माया का घबराया हुआ दिल एकदम शांत हो गया। उसकी जगह अतुलनीय खुशी ने ले ली और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बेहद खुश थी। बुरा नहीं है, मध्यम श्रेणी की प्रतिभा और वो भी इतनी तीव्र रोशनी। लगता है तुम्हारी साधना प्रतिभा तुम्हारी बहन से थोड़ी बेहतर है। पहले की औसत या यहाँ तक कि कम प्रतिभाओं के बाद माया के परिणाम ने निस्संदेह सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 6 वरिष्ठों ने बार बार सिर हिलाया और पहली बार उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। यहाँ तक कि सिद्धू युवराज और अन्य लोगों ने भी माया की प्रतिभा को देखकर प्रशंसा से आह भरी। लेकिन उसके बाद माया और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें रुद्र की ओर घुमा लीं। वे उस नौजवान से बेहद उत्सुक थे जो कुछ ही समय पहले दरबार में शामिल हुआ था, लेकिन फिर भी शिष्यों की मुख्य परीक्षा में भाग लेने आया था। वे जानना चाहते थे कि उसमें किस तरह की प्रतिभा है। क्या वह माया जैसी प्रतिभा का धनी होगा या जयंती और गौरीशंकर की तरह कोई महान व्यक्तित्व स्थापित कर पाएगा। रुद्र आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह सहजता से परीक्षण चट्टान के सामने गया और पूरी ताकत से उस पर अपनी हथेली रख दी। एक ही विचार से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा उसमें प्रवेश कर गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवेश करने के बाद सभी ने महसूस किया कि परीक्षण के लिए रखी गई चट्टान में कंपन हो रहा है। लेकिन उस कंपन के बाद परिणाम ने सभी को चौंका दिया। कोई प्रकाश नहीं था। लाल या पीले भाग की तो बात ही छोड़िए, हरे भाग से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रुद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करने में असमर्थ थी। हम उस स्थिति को देखकर रुद्र ने माथे पर शिकन डाली और चट्टान में आध्यात्मिक ऊर्जा की 2 और धाराएं समाहित कर दीं। लेकिन परिणाम वही रहा। तीनों भागों से कोई प्रकाश नहीं निकला। धिक्कार है, ये क्या है? रुद्र पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या उसकी प्रतिभा इतनी ही खराब थी? क्या वह हरे भाग के सबसे कमजोर हिस्से को भी सक्रिय नहीं कर पा रहा था? यह रुद्र की तो बात ही छोड़िए, माया, सिद्धू युवराज और अन्य लोग जिन्हें रुद्र पर पूरा भरोसा था, वे भी बेहद हैरान रह गए। रुद्र ने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया उससे उसकी मार्शल कला की प्रतिभा पहले ही साबित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी परिणाम उनकी आंखों के सामने ऐसा कैसे हो सकता था? तुमने इस ताकत और प्रतिभा के साथ परीक्षा पास कर ली। लगता है तुमने कुछ खास तरीके अपनाए हैं, है ना? सामने खड़ी बुढ़िया ने रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आपका मतलब क्या है? ये शब्द सुनकर रुद्र को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें मेरे कहने का मतलब दिल से समझ नहीं आया? बुढ़िया ने ठंडे स्वर में कहा। आप रुद्र पहले तो खंडन करना चाहता था, लेकिन माया ने उसे रोक दिया।
मुख्य वरिष्ठ शिष्य आंतरिक दरबार के शिष्यों के बराबर नहीं थे। माया को भी उनका सम्मान करना पड़ता था और रुद्र के व्यवहार से वे नाराज नहीं हो सकते थे। रुद्र कोई मूर्ख नहीं था और वह माया की बात समझ गया था। हालांकि वह मन ही मन बहुत नाराज था, फिर भी उसने इसे सहन किया। आखिरकार वह परीक्षण पत्थर को सक्रिय भी नहीं कर पा रहा था और उसकी वर्तमान साधना के साथ उस पर दूसरों का आसानी से संदेह हो सकता था। खैर, उससे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। ताकत हर जगह काम आती है। एक निश्चित ताकत के बिना भले ही वह एक प्रमुख शिष्य बन जाए, उसे दूसरों द्वारा कुचला ही जाएगा और उसके लिए उपयोगी बनना मुश्किल होगा। अन्य बुजुर्गों की निगाहों में भी तिरस्कार झलक रहा था, यहाँ तक कि क्रोध का भी संकेत था। ये स्पष्ट था कि उन्हें लग रहा था कि रुद्र वहां तक पहुंचने के लिए अपनी खुद की ताकत पर निर्भर नहीं था। बूढ़े लालमणि, आपको अभी परीक्षा परिणाम देखने चाहिए थे। हम इन बच्चों को आपको सौंप देंगे। 6 बुजुर्ग खड़े हो गए और जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जाने से पहले वे माया को ये बताना नहीं भूले। माया, हम तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं। हम आशा करते हैं कि तुम अपनी बहन की तरह ही उत्कृष्ट बनोगी। लेकिन दोस्त बनाते समय अपनी आंखें अच्छी तरह से साफ कर लेना, अन्यथा तुम खुद को ही पीछे रख लोगी। 6 बुजुर्गों को जाते देख रुद्र के मन में क्रोध उमड़ रहा था, लेकिन अंत में उसने मजबूरी में ये सब सहन किया क्योंकि वह जानता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। ऐसे लोगों को चुनौती देना उचित नहीं था जिनसे वह जीत नहीं सकता था। रुद्र, सौभाग्य से तुम वहां विस्फोट से बच गए। वे लोग नीलेश स्कूल के 6 रक्षक हैं और वे सभी गहन विद्या के विशेषज्ञ हैं। जब 6 बड़े बुजुर्ग चले गए तो माया ने जल्दी से रुद्र को याद दिलाया। हे मेरे दोस्तों, मुख्य शिष्य बनने पर बधाई हो। मेरे साथ कुछ चीजें सीखिए। ठीक उसी समय हॉल के एक कोने से एक बुजुर्ग की आवाज आई। तभी रुद्र और अन्य लोगों ने ध्यान दिया कि वहां एक और बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद था। उस व्यक्ति के शरीर पर बेहद कम, सफेद और मुलायम बाल थे। वह लगभग गंजा था और उसके चेहरे पर झुर्रियां भी बहुत घनी थीं। उसकी ऊंट जैसी पीठ को देखकर ऐसा लगता था मानो वह कोई मृत व्यक्ति हो, और यह थोड़ा डरावना भी था। लेकिन रुद्र ने उस बूढ़े को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने पाया कि उस बूढ़े की आभा पहले के 6 बुजुर्गों से किसी भी तरह कम नहीं थी। यदि वे 6 बुजुर्ग गहन विद्या के शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो उसके सामने खड़ा बूढ़ा भी संभवतः गहन विद्या का विशेषज्ञ होगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति के नेतृत्व में रुद्र और अन्य लोगों ने मुख्य शिष्यों के नीले वस्त्र धारण कर लिए। उनमें से प्रत्येक को एक प्रतीक चिन्ह और एक बड़ा बैनर प्राप्त हुआ। बैनर पर नीलेश स्कूल का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। केवल नीलेश स्कूल की सुरक्षा प्राप्त शक्तियों के पास ही यह बैनर होता था। लोग इस बैनर को नीलेश बैनर कहते थे। मुख्य शिष्य सामग्री लेने के बाद रुद्र और अन्य लोग हॉल से बाहर निकल गए। वे लंबे समय से प्रतीक्षित मुख्य क्षेत्र की ओर चल पड़े। दूसरी ओर 6 रक्षकों द्वारा बूढ़े लालमणि के नाम से पुकारा जाने वाला बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे परीक्षण चट्टान के पास गया और उसका अध्ययन करने लगा। अजीब बात है, नीलेश फ्लावर गार्डन में उस नन्हे शैतान की हरकतों को देखकर तो लगता है कि वह प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में आता है। वह निम्न स्तर की प्रतिभाओं के बराबर भी क्यों नहीं पहुंच पाया? बूढ़े व्यक्ति ने बारीकी से निरीक्षण किया, मानो कोई कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर जब उसने परीक्षण चट्टान के शिखर की ओर देखा तो अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। परीक्षण के लिए इस्तेमाल की गई चट्टान का ऊपरी भाग मूल रूप से लाल था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे लाल भाग के ऊपर तिल के आकार का एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई देता। सबसे अजीब बात यह थी कि वर्तमान में उस छोटे से बिंदु पर काली रोशनी टिमटिमा रही थी। क्या उस लड़के ने किंवदंतियों में उस अनुभाग को सक्रिय किया? उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति की आंखें झपकने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर बिखर जाएगा और वह बुरी तरह कांपने भी लगा। एक पूर्ण परीक्षण चट्टान पर मूल रूप से इसके 4 रंग थे। शिखर लाल रंग का नहीं था, वह काले रंग का था, लेकिन काला रंग एक किंवदंती जैसा था। अफवाहों के अनुसार पूरे 9 प्रांतों में एक भी व्यक्ति इसे सक्रिय नहीं कर सका था। यदि यह कहा जाए कि जो लोग लाल भाग को सक्रिय कर सकते हैं वे प्रतिभावान कहलाने के योग्य हैं, तो जो लोग काले भाग को सक्रिय कर सकते हैं वे निस्संदेह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे जो किंवदंतियां रचेंगे। क्योंकि कोई भी काले भाग को सक्रिय नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों ने सोचा कि काला भाग बेकार है और उसे सक्रिय करना असंभव है। या शायद उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक झूठ है। इस प्रकार धीरे धीरे परीक्षण चट्टान पर केवल 3 रंग रह गए। क्या ये सच है? क्या ये वाकई सच है? उस अजीबोगरीब टिमटिमाते काले छोटे से बिंदु को देखकर बूढ़े व्यक्ति को यकीन करना मुश्किल लगा। वह अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने आंखें खोलीं तो रोशनी अभी भी मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अंत में चट्टान अपनी मूल अवस्था में लौट आए। टिल्ड। जब बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि अभी अभी जो कुछ हुआ वह सब सच था, तो वह अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और काफी देर बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं।
लेकिन उसकी वृद्ध आंखों में एक अतुलनीय उत्साह उमड़ रहा था। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर रुद्र और बाकी लोग गए थे, फिर धीरे से कहा, लगता है स्वर्ग चाहता है कि मेरा नीलेश स्कूल फले फूले। लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है और लगता है कि निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। रुद्र और बाकी लोगों को हॉल के अंदर घटी किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। उसी क्षण वे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। एक के बाद एक भव्य महल और चौड़ी पत्थर की पक्की सड़क को देखकर उन्हें आखिरकार पता चल गया कि उनकी नई यात्रा शुरू हो चुकी है। ये इस साल के मुख्य शिष्य हैं, है ना? ये सब इतने बुरी तरह से घायल क्यों हैं? शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन उनके सीने पर लगे बैज को देखो। वे माया के गठबंधन के सदस्य होने चाहिए। क्या विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन ने इस साल की परीक्षा में भाग नहीं लिया? वो लड़की देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इतनी कम उम्र में परीक्षा पास करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि कौन इस चमत्कार को हरा पाएगा। कई प्रमुख शिष्य चौक के बाहर एकत्रित थे। वे जानते थे कि आज प्रमुख शिष्यों की परीक्षा का दिन है, इसलिए वे इस वर्ष के नए प्रमुख शिष्यों और उनके रूप रंग को देखना चाहते थे, इसीलिए वे जल्दी वहां एकत्र हो गए थे। रुद्र ने आसपास के लोगों का जायजा लिया और पाया कि उनके मुख्य शिष्यों में वाकई छिपे हुए प्रतिभाशाली शेर थे। हालांकि आसपास मौजूद दर्जनों लोगों में से अधिकतर आध्यात्मिक स्तर पर थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो मूल स्तर में प्रवेश कर चुके थे। जहां तक उसे पता था, नीलेश स्कूल में मुख्य शिष्यों की संख्या बाहरी और आंतरिक दरबारी शिष्यों की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी उनकी संख्या लगभग 2000 थी। ये 2000 लोग युवा थे और उनमें असाधारण शक्ति थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नीलेश स्कूल द्वारा उन्हें विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के रूप में चुना गया था। उन 2000 लोगों का महत्व भीतरी और बाह्य दरबार के लाखों शिष्यों से कहीं अधिक था। चाहे वे वरिष्ठ हों या संप्रदाय के भावी प्रमुख, उनका चयन इन्हीं 2000 लोगों में से किया जाता था। यह आभा, अचानक रुद्र ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और दूर एक सड़क की ओर गंभीरता से देखा। उसे वहां से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा महसूस हुई और वह उनकी ओर बढ़ रही थी। सचमुच, गली के अंत में लगभग 1 दर्जन शव प्रकट हुए। वे युवा थे और उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। उनका रूप रंग काफी प्रभावशाली और असाधारण था। पुरुष तो आकर्षक थे ही, साथ ही महिलाएं भी सुंदर थीं और उनके आसपास की आभा भी सामान्य लोगों में नहीं पाई जाती थी। हालांकि रुद्र को उनकी ताकत का एहसास तो था, लेकिन वह उनमें से कुछ लोगों की असल ताकत को नहीं समझ पा रहा था। इसका मतलब यह था कि वे सिर्फ शुरुआती स्तर पर ही नहीं थे। बहुत संभव है कि वे शुरुआती स्तर के अंतिम चरण में पहुंच चुके हों। रुद्र की नज़रों के सामने सबसे ज्यादा आकर्षित होने वाला व्यक्ति वह युवक था जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। अगर सिर्फ दिखावे की बात करें तो वह अपने पीछे खड़े लोगों की तुलना में उतना खास नहीं था, लेकिन उसके व्यक्तित्व की आभा उन सबसे कहीं ज्यादा थी। गहन स्तर, क्या वह मूल शिष्य पहले से ही गहन स्तर पर है? रुद्र ने प्रशंसा से भरी एक दबी हुई आह भरी। हालांकि उसके पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था, पर असीम गहराई का यह एहसास केवल गहन ज्ञान के विशेषज्ञों के पास ही होता है। इसलिए रुद्र को लगा कि संभवतः वह गहन ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। गौरीशंकर, नीलेश स्कूल की नंबर 1 शिष्या। ठीक उसी समय माया बोली, क्या वो गौरीशंकर हैं? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। माया की बातें सुनकर रुद्र लगभग इस बात की पुष्टि कर सका कि वह गहन स्तर पर है। आखिरकार उसने गौरीशंकर का नाम पहले भी सुना था। नंबर 1 शिष्य के पास इतनी शक्ति होना कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। सिर्फ गौरीशंकर ही नहीं, माया के गठबंधन के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी इस समूह में हैं। क्या आप उस व्यक्ति को देख रही हैं जिससे गौरीशंकर बात कर रही हैं? वह माया के गठबंधन की पूर्व प्रमुखों में से एक थीं। वह हर्षिता हैं, नीलेश लीडरबोर्ड में 8वें नंबर पर और माया के गठबंधन की उत्कृष्ट प्रतिनिधियों में से एक। माया ने गौरीशंकर के बगल में खड़ी ठंडी लेकिन खूबसूरत महिला की ओर इशारा किया। नीलेश लीडरबोर्ड में है 60। रुद्र ने फिर से प्रशंसा भरी आह भरी। कोर जोन में एक नीलेश लीडरबोर्ड था। इसमें 10 स्थान थे और इन 10 स्थानों पर रहने वाले लोग नीलेश स्कूल के 2000 मुख्य शिष्यों में से सबसे शक्तिशाली 10 शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। हर्षिता को नीलेश लीडरबोर्ड में 8वें स्थान पर देखकर रुद्र काफी हैरान रह गया। हालांकि वह युवा थी, लेकिन ऐसी उपलब्धि का मतलब था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। हाँ, ये तो वाकई सीनियर हर्षिता हैं। क्या वो हमारा स्वागत कर रही हैं? जब सिद्धू, युवराज और बाकी लोगों ने हर्षिता को देखा तो वे भी उत्साहित हो गए। हालांकि भीतरी प्रांगण में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली था, लेकिन मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। वहां किसी की भी क्षमता उनसे बदतर नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें कोई समर्थक मिल जाता तो भविष्य में कई परेशानियां स्वाभाविक रूप से कम हो जातीं। हर्षिता ही वह व्यक्ति थी जिन्हें वे समर्थक के रूप में चाहते थे। सीनियर हर्षिता। जब वे उत्साहित थे तभी किसी ने जोर से चिल्लाया। उस चिल्लाहट ने वाकई हर्षिता का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि गौरीशंकर ने भी उनकी ओर देखा। हर्षिता, क्या तुम इन शिष्यों को पहचानती हो? गौरीशंकर ने पूछा।
हम ये माया के गठबंधन के सदस्य हैं जो आज ही मुख्य शिष्य बने हैं। हर्षिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माया का गठबंधन, क्या आपने उन्हें नहीं बताया था कि कोर जोन में गठबंधन बनाना मना है? रुद्र और अन्य लोगों की छाती पर लगे बैज देखकर गौरीशंकर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उनकी आंखों में झुंझलाहट झलक रही थी। Warning, a new power is emerging in the world of cultivation. Are you ready? People thought I was weak, but they didn't know that there was an ancient dragon's blood running inside me.